गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर ऐप। होपफुली आप सभी बेहतर होंगे और स्टार्ट करें आज का सेशन। अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो बात रहेगी सीसीई की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं इसमें। चर्चा करेंगे सीसीई पे। एक बार देखो, बताओ सेशन चल रहा है कि नहीं। गुड इवनिंग शमा, दीपशिखा, हाँ शुरू हो चुकी है भाई क्लास। अर्पित, बहुत बढ़िया, सही है सही है। आ जाओ एक बार, फटाफट से आ जाओ। सीसीई जीएल का धन्यवाद। चलें शुरुआत करें फिर, आज की कहानी की शुरुआत की जाए। अच्छा जी, धन्यवाद गौरव। केयरलेस नहीं यार, एक्चुअली चक्कर क्या होता है, कई बार चीज़ें हो जाती हैं और आपका ये बैच जितना लंबा चला उतना लंबा शायद जीवन में कोई बैच आगे नहीं चलेगा, ना चला है ना। इसको प्रॉपर पूरा टाइम लेकर, क्योंकि पेपर था भी नहीं और अपने साथ भी कुछ इशू थे। 2-3 क्लासेस बची हुई हैं आपकी, उसको लेकर के आप बहुत परेशान हैं, तो ये कहना तो गलत होगा, है ना। 2-3 क्लासेस तो हो जाएंगे। अगर हम बात करें, ये सीसीई है, इसके अलावा आपका एक टॉपिक रहता है स्कूल मैनेजमेंट का प्लस हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना। ये एक टॉपिक है जिसमें फिलॉसफी नहीं करेंगे, मैंने भी डिसाइड किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभार एक आध क्वेश्चन आता है, वो भी नहीं आता है बहुत सारी जगह पर, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऐसा कभी हुआ है कि आप लोगों का पेपर हो और सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो? नहीं हुआ होगा, ना होगा, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये 2 टॉपिक आपके और रहते हैं। बाकी मेरी तरफ से आपकी छुट्टी और एक प्रैक्टिस बैच आ रहा होगा। कब से ये मैं आपको कंफर्म बता दूंगी। कुछ नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, जो पेडागोजी स्पेशल बैच 2 है और डी प्लस भी पीआरटी है, उसमें कुछ सेशंस होंगे जो डल जाएंगे, ठीक है जी। चलिए फिर आ जाओ। हाँ, कमिटी और कमीशन वो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ही आ जाएंगे, टेंशन मत लो उस चीज़ का। हाँ, प्रैक्टिस बैच 100% आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक था सीटेट का न्यू बैच भी आ गया ऑलमोस्ट, यस। ठीक है, चलें फिर शुरू करें कॉन्टिन्यूअस। और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लासेस उनकी गायब हैं, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस, तो एक बार रीचेक कीजिएगा या टीम को कीजिएगा कॉल, तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। या ऑलरेडी जो है आपका जो क्लासेस हैं वो अपलोडेड है, और 1 साल या जब तक भी आपकी बैच की वैलिडिटी आपके बैच के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है सईद। चलें स्टार्ट करें। चलिए फिर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी आप इसका दूसरा नाम रख सकते हो, जिसका एक हिस्सा है सीसीई, ठीक। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी आकलन एवं मूल्यांकन, आकलन एवं मूल्यांकन, ठीक है। इतनी सी बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही हो तो बता दो मुझे। नहीं हो रही ना? हाँ, आकलन एवं मूल्यांकन आप हेडिंग डाल सकते हैं, जिसके साथ आप डाल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई, ठीक है। चलें आगे। 1 मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा दूसरा समय। हाँ बहुत बढ़िया, डल जाएगा विवेक। सोशलाइजेशन अगर पेडागोजी 1 में नहीं हुआ है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं। एक बार सारा जैसे आपका बैच खत्म होगा तो सारे टॉपिक्स टैली कर लिए जाएंगे, उनकी पीडीएफ टैली कर ली जाएंगी कि डली है या नहीं, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसकी टेंशन मत लो। प्रॉपर इसके लिए टीम में एक मेंबर हैं जो काम करते हैं, ठीक। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं, आज की कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फटाफट से चलते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं असेसमेंट क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ड जो है असेसमेंट, व्हाट इज असेसमेंट, असेसमेंट आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर बात असेसमेंट की करें, यानी बात आकलन की करें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आकलन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये देखा जाता है कि आप कैसे सीख रहे हैं, कमियां कहाँ हैं, रिव्यू किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, और भी 70 तरह की इस तरह की चीजें होती हैं कि भाई आप सीख रहे हैं तो कितना बेहतर सीख रहे हैं और कहाँ कमी रह गई है, कहाँ कमी रह गई है, इस बात पे भी होता है फोकस। क्या कहते हो, सही है ये बात या गड़बड़ है? 1 मिनट, आपकी सेटिंग में कुछ गड़बड़ हुई मुझे लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, अभी ठीक होगा मेरे ख्याल में। देखो एक बार फटाफट से देखो, बात कर रहे हैं किसकी, आकलन की। अच्छा देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, आकलन की, तो आकलन क्या है? असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग। किस चीज़ की प्रोसेस है? कलेक्ट करने की, कि बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, पता लगाया वो कैसे सीखता है, कहाँ कितना सीखा है, कहाँ कमी है ना। इस बात को फिर आप रिव्यू करते हैं। पहले आप डेटा कलेक्ट करेंगे बच्चे के बारे में, ठीक। फिर आप उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। देन आप क्या करेंगे, 26 को है, 16 को नहीं। फिर आप उस डेटा को यूज करेंगे किस पर्पज के लिए, कि बच्चे में इंप्रूवमेंट आए, उसके सीखने में जो है, उसकी सीखने की प्रक्रिया में इंप्रूवमेंट आए, ठीक। हम ये कह सकते हैं कि आप इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं असेसमेंट की प्रक्रिया के दौरान, किस चीज के लिए? देखिए एक बार, अगर हम बात करें तो असेसमेंट एक प्रोसेस है डेटा कलेक्ट करने की, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की बच्चे की, उसको रिव्यू करने की, उस पर विचार करने की कि आपने देखा कि बच्चे ने ये टेस्ट दिया, ये जाना, उसमें से आप समझ रहे हैं और फिर आप पता लगा रहे हैं कि क्या दिक्कत है, कहाँ कैसे किया जा सकता है। फिर आप इस डेटा को यूज करते हैं। इस डेटा को आप यूज कहाँ करेंगे, कि बच्चे की लर्निंग में इंप्रूवमेंट, सुधार कैसे लाया जाए, इस चीज के लिए हम
यूज करेंगे। ठीक है, मतलब आकलन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से सूचना एकत्र करने या डेटा एकत्र करने, समीक्षा करनी, उसकी रिव्यू करना, उसको और उसको उपयोग करना, कैसे सुधार लाया जाए बच्चे के सीखने में, ये इंपॉर्टेंट कहानी है किसकी, आकलन की। इतनी बात समझने में हमें कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, कोई दुविधा हो रही है तो बताओ? मेरे ख्याल में नहीं होगी। ठीक, तो ये बात रही असेसमेंट की। अब बात आती है, ये 3 शब्द हैं, असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, कि ठीक है असेसमेंट समझ आ गया कि आपने डेटा इकट्ठा किया, उसको यूज किया, उसको रिव्यू किया और बच्चे के सीखने में सुधार लाए। ठीक है हामिदा, अब ये इवैल्यूएशन क्या है और मेजरमेंट क्या है? असेसमेंट को आकलन कहते हैं, मेजरमेंट को मापन कहेंगे, और अगर मैं बात करूं इवैल्यूएशन को मूल्यांकन कहेंगे। इवैल्यूएशन को मूल्यांकन कहेंगे। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को लेकर के नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर हम बात करें पीआरटी का कोई डेट नहीं आया, ये तो आपका रीड की डेट है वो जो 26 है। तो व्हाट इज मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी मापन और मूल्यांकन है क्या, इस पर चर्चा कर रहे हैं। मापन और मूल्यांकन की अगर हम बात करेंगे, हाँ, मापन में वो चीजें आती हैं जिसमें हम जिन चीजों को हम नंबर्स में माप सकते हैं, नंबर्स या कहें तो मेजरिंग यूनिट्स में जिनको मापा जा सकता है। यूनिट्स क्या होती हैं, 2, 4, 6 या फिर ग्रेड्स ही क्यों ना हो, जिन चीजों में हम किसी भी यूनिट में अगर हम माप पा रहे हैं तो वो मापन हुआ, मेजरमेंट। तो ये वो एस्पेक्ट है आपके मूल्यांकन का जिसमें आप वो चीजें करते हैं जिनको आप नंबर्स में माप सकते हैं, जिनको आप परिमाणात्मक रूप से एक यूनिट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात है? मतलब आप इनका मापन संभव है, ये परिमाणात्मक है। परिमाणात्मक का मतलब होता है क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी में। क्वांटिटी क्या है, कितने किलो, कितने ग्राम, कितने नंबर, कितने परसेंट, ये सब हम मेजरिंग यूनिट्स में माप सकते हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव कहेंगे। जिस ये जो है इवैल्यूएशन, ये एक बड़ी या ब्रॉड टर्म है, मापन जस्ट इसका एक हिस्सा है। ठीक, ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें आपका परिमाणात्मक भी और गुणात्मक भी, यानी परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक, यानी क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, दोनों आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? हाँ, जैसे वृद्धि और विकास में होता है, ये कह सकते हैं। ठीक है जी बात। अगर हम बात करें, अरे बिल्कुल मिलेंगे उमा, अगर हम बात करें तो मूल्यांकन एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें सब कुछ आ जाएगा, और मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ कुछ हिस्सा या ज्ञानात्मक पहलू आएगा, यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट आएगा, जिसको आप पेपर पे उलट करके नंबर ले आते हैं। ठीक, सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट आपका यूज होता है इसमें, पेपर पेंसिल या फिर नंबर, जहां पे नंबर्स में दर्शाया जा सके आपकी सीखने को, उसको हम मापन कहते हैं। जबकि इवैल्यूएशन एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें आपका सोचना, समझना, सीखना, आपके व्यवहार में परिवर्तन, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है बात? हाँ तो प्रिया, ये तो पढ़ चुके हैं ना, ये पढ़ रहे हैं अभी। जीवन कौशल भी हो गया, ये जो CWSN कह रहा है कोई, वो भी करा चुके हो। आपने अगर एक क्लास खोल के नहीं देखी तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर टॉपिक्स बहुत सारे हैं क्लास के। ठीक है जी, आगे बढ़े। मेजरमेंट हिस्सा है इवैल्यूएशन का, और असेसमेंट भी एक हिस्सा है किसका, इवैल्यूएशन का ही। तो इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके सीखने के सभी पहलू आ जाते हैं, जबकि बाकी सब में असेसमेंट फीडबैक देता है। असेसमेंट फीडबैक देता है या डेटा देता है इवैल्यूएशन के लिए, कि आप मान लीजिए इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आपको डेटा किससे मिल जाएगा, असेसमेंट से मिल जाएगा। असेसमेंट डेटा देने का काम करता है। अब वो डेटा नंबर्स में भी हो सकता है, वो बिना नंबर का भी हो सकता है, मतलब वो बच्चे के व्यवहार का भी हो सकता है, और वो बच्चे के बारे में इन जनरल भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें 3 चीजें आती हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक ट्रायंगल के रूप में इसको देख सकते हो। मूल्यांकन की प्रक्रिया में 3 चीजें, सब कुछ कराया हुआ है प्रिया, ढूंढ के देखो एक बार, है ना। ये जो आप अप्रोचेस की बात कर रहे हो ये भी कराई हुई है। ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस हो चुका है कि अगर आप सेशन नहीं ढूंढ पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुआ नहीं है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होते हैं आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि आपको सिखाया क्या क्या जाएगा। जैसे ये कोर्स शुरू हुआ था तो हमें पता था कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, मतलब हम ये काम इस बैच में करने वाले हैं। तो इन चीजों को पढ़ के बच्चा ये सीख जाएगा, ये वाले पेपर में बैठ पाएगा, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ये क्या हुआ, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हुए। उपासना अभी सब ठीक है। अब इसके बाद क्या आएंगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस आएंगे। मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस क्या, अब आप पढ़ाओगे, जब ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, गोल सेट हो गए तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव आएंगे। क्या आएंगे, अनुभव आएंगे, अधिगम के अनुभव। इसको हम अधिगम उद्देश्य लिख सकते हैं, इसको हम अधिगम उद्देश्य लिख सकते हैं, इसको हम अधिगम अनुभव लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है अपना, जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया कि यहां तक पहुंचना है, ठीक, आपने अनुभव दिए, मतलब आप पढ़ा रहे हैं उस गोल को पूरा करने के लिए। तीसरी चीज क्या बचेगी, बिहेवियर क्या चेंज हुआ, बिहेवियरल चेंज, यानी आउटकम क्या है एक तरह से। तीसरी चीज है बिहेवियरल चेंज। तीसरा एस्पेक्ट है व्यवहारात्मक परिवर्तन। व्यवहारात्मक परिवर्तन। इतनी बात हम सभी को क्लियर है? क्लियर है? हाँ, सही है बात। इतनी बात तो हमें समझ में आ ही रही है। D+B का हो जाएगा भाई, अपने टाइम से होगा।
चलिए बहुत बढ़िया। तो इसमें 3 एस्पेक्ट हैं आपके, ये जो इवैल्यूएशन का ट्रायंगल बोलते हैं इसको, मूल्यांकन का ट्रायंगल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, गोल क्या निर्धारित हुए, फिर अनुभव यानी पढ़ाया क्या गया उसके अकॉर्डिंग, और तीसरा बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन क्या आया इन सबको करने के बाद। इन तीनों एस्पेक्ट को इवैल्यूएट किया जाएगा, ये इवैल्यूएशन का हिस्सा बन जाएंगे। इवैल्यूएशन में इन तीनों ही बातों का ध्यान रखा जाएगा कि क्या परिवर्तन आया, क्या उद्देश्य रखे गए थे, क्या वो अचीव हुए नहीं हुए, व्यवहार में परिवर्तन कितना आया बच्चे के। क्लियर है बात? ये ओवरऑल इवैल्यूएशन की प्रक्रिया, ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है। बच्चा थोड़ी ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, बच्चा थोड़ी, करिकुलम प्लान करने वाले लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ये करिकुलम का हिस्सा है कि आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस देंगे उसको, और फिर उसके बिहेवियरल चेंज क्या हुआ। ठीक, अगर हम बात करें, हाँ अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं सितेश कि जो इवैल्यूएशन है यानी जो मूल्यांकन है, जो मूल्यांकन है उसमें आपकी असेसमेंट, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करना बच्चे के बारे में, उसकी कमियां क्या हैं, उसकी अच्छाइयां क्या हैं, है ना, फिर उसको रिव्यू करना, वो कितना कहाँ स्कोर करता है, कहाँ उसको कठिनाई होती है, कहाँ उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। ठीक, और बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं किसी भी फर्दर चीज के लिए। ठीक ठीक प्रिंसी। इसके अलावा इसमें दूसरी चीज आती है मेजरमेंट, जिसको हम मापन कहते हैं। फीडबैक दे पाएंगे फिर इस पे। मेजरमेंट यानी मापन, आप मेजरिंग यूनिट्स में नंबर्स में माप पाओ, चाहे वो नंबर्स में या ग्रेड हो, ये दोनों चीजें इवैल्यूएशन का हिस्सा हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये बड़ा सा सर्कल है इवैल्यूएशन, जिसके अंदर 2 छोटे छोटे सर्कल है, मान लीजिए असेसमेंट और दूसरा है मेजरमेंट, तो ये इसी का हिस्सा है, जो कि एक बड़ा ट्रायंगल है इवैल्यूएशन, इसी का हिस्सा है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? मेरे ख्याल में तो क्लियर होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें मापन की, तो मापन में सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाएगा, जबकि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन में हम क्या क्या ध्यान रख रहे हैं? मूल्यांकन में हम सभी एस्पेक्ट्स, वो सभी एस्पेक्ट कौन से हैं? कॉग्निटिव तो है ही, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स भी, इसके अलावा अफेक्टिव एस्पेक्ट्स भी, यानी आपके इमोशंस से जुड़े हुए एस्पेक्ट भी, इसके अलावा आपके साइकोमोटर या कोनेटिव, मतलब वो जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है जिसमें तीनों एस्पेक्ट की बात हुई है, वो यहाँ आ जाएंगे। मतलब मूल्यांकन में हम तीनों ही पक्ष की बात करते हैं ना। जॉन डुई कहते हैं त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जिसको हम एक चैप्टर में कर चुके हैं पहले। जैसे, ठीक है, जैसे जिसमें ट्रायंगल में क्या है, एक टीचर है, एक लर्नर है, एक करिकुलम है। ठीक है बात? तो सभी एस्पेक्ट्स में इवैल्यूएशन बच्चे को जांचता है, सभी एस्पेक्ट में उसके बारे में सब कुछ पता लगाने की कोशिश करता है। ठीक है बात? इवैल्यूएशन क्या है? असेसमेंट एक हिस्सा है इवैल्यूएशन का, जो आपको एक फीडबैक देने का काम करता है। मेजरमेंट सिर्फ वो वाला हिस्सा देता है जो नंबर्स में प्रेजेंट किया जा सके, है ना। असेसमेंट में नंबर के अलावा भी चीजें आती हैं, लेकिन इवैल्यूएशन में असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों आ जाते हैं, यानी क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, यानी नंबर्स या जिनको मेजर किया जा सके वो चीजें भी, प्लस आपकी वो चीजें भी जिनको मेजर ना किया जा सकता हो। जैसे बच्चे के व्यवहारात्मक पक्ष हो सकते हैं, हो सकता है वो किसी और चीज में अच्छा हो। ठीक है, बहुत बढ़िया अलका, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों ही पहलुओं को अपने अंदर रखता है। कौन? इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। मात्रात्मक पहलू कहेगा तो आप समझ जाएंगे कि मात्रात्मक पहलू है ये क्वांटिटी, ठीक, और गुणात्मक पहलू है क्योंकि बच्चे का व्यवहार, उसका इमोशनल कंट्रोल कितना अच्छा है, वो चीजों में कितना अच्छा है, ये सिर्फ एक चीज से पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव होता है, जुड़ा हुआ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, आप पूरे साल चीजों को रख पा रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये बात हम कर चुके हैं। मेजरमेंट वो जिसको हम मेजरिंग यूनिट्स में मेजर कर पाए, जिसको हम मेजरिंग यूनिट्स में मेजर कर पाए, वो मेजरमेंट। मेजरिंग यूनिट्स में, यूनिट्स याद रखिएगा। इवैल्यूएशन आपके ऑल एस्पेक्ट्स की बात करेगा, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव हो। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव की बात करेगा, क्वांटिटेटिव की बात करेगा। ये सिर्फ वो किसकी बात करेगा? ये बोथ की बात करेगा। किसकी? बोथ, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, दोनों यहाँ आ जाएंगे। अब अगर हम आगे चलते हैं, इवैल्यूएशन को बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात, मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों को ही अपने अंदर समाहित कर लेगा। व्यवहार के जो पक्ष हैं आपके, चाहे वो अफेक्टिव हो चाहे वो साइकोमोटर हो, वो सारी चीजें इवैल्यूएशन में आ जाती हैं। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी इस बात को लेकर के हमें लग रही हो तो बताओ, नहीं लग रही हो तो भी बताओ। हाँ, अब बात कर लेते हैं एक बार असेसमेंट के टाइप्स की, जिसको लेकर के आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के साथ आकलन। इन तीनों को लेकर हम रहते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज। ये असेसमेंट के एक तरह से प्रकार हैं, इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं ताकि आपको भी ये चीज थोड़ी सी ही सही बट क्लियर हो जाए।
देखिए एक बार, ये अभी ना इसकी सेटिंग्स थोड़ा बेहतर होना अभी बाकी है, नहीं तो ये हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। जो सिस्टम है हमें परेशान करता ही रहेगा। देखना अभी कुछ ठीक हो तो। ठीक है अभी चीज़ें, हाँ काफ़ी हद तक। बैच खत्म हो जाएगा एक दिन में, बाकी कुछ बैचेज हैं जो चलेंगे। देखो अगर हम बात कर रहे थे किसकी, असेसमेंट के ये 3 प्रकार इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो कई बन गए हैं आजकल, बट ये इंपॉर्टेंट 3 ही हैं। बाकी क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी। आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या है, मिल जाएगा वो भी अंजलि, हैंड रिटन नोट्स का भी करते हैं प्रावधान। असेसमेंट फॉर लर्निंग की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन, ठीक है बात, आएगा प्रैक्टिस बैच। अधिगम के लिए आकलन, अब अधिगम के लिए आकलन में है क्या। अच्छा शीला, अधिगम के लिए आकलन ये है एक फॉर्मेटिव एस्पेक्ट, यानी रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं इसको। फॉर्मेटिव और समेटिव क्या होता है उसको भी समझेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है, ठीक है बात। आप इसको इनफॉर्मल भी कह सकते हैं, यानी अनौपचारिक भी कह सकते हैं। हम इसको इनफॉर्मल या अनौपचारिक भी कह सकते हैं। रचनात्मक कहते हैं फॉर्मेटिव को, जिनको हिंदी में लिखना हो, ठीक। ये इन्फॉर्मेशन के लिए है और इनफॉर्मल है, यानी जरूरी नहीं है कि इसमें पेन पेपर की जरूरत पड़े। ये एक्टिविटी के माध्यम से कराया जा सकता है। आप किसी बच्चे को फील्ड ट्रिप पे ले गए, आपने कोई प्रोजेक्ट करा दिया, आपने कोई एक्टिविटी करते हुए बच्चे को ऑब्जर्व किया, ये सारी चीजें इसी का हिस्सा हैं, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर आएगा, जो ड्यूरिंग द कोर्स, कब, ये ड्यूरिंग वर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द कोर्स प्लान हमें ये किया जाएगा, ठीक है बात। अमृता पहली बार ले रहे हो आप क्लास, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आएगा, इनफॉर्मल होता है ड्यूरिंग द कोर्स प्लान, जब कोर्स चल रहा है। कोर्स मतलब ये नहीं बस जब पढ़ाई चल रही है, मान लो 1 साल का कोर्स था तो उसके दौरान, ठीक है जी बात, ठीक है अमृता। अगर हम बात करें किसकी बात करेंगे, अगर ये हम देखें तो ये बात हमें समझ में आती है असेसमेंट फॉर लर्निंग कैसे बात करेगा। अब इसमें आपकी कोई फील्ड ट्रिप हो सकती है, क्लास में कोई टेस्ट हुआ उसको देख करके बाद में इससे क्या होता है, फीडबैक मिलता है हमें, इससे हमें फीडबैक मिलता है, ये क्वालिटेटिव होता है, फीडबैक के काम आता है और इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा बच्चे की। आपको जो भी कल को चेंज लाना है उसमें हेल्प करेगा, ठीक। आपने कोई टेस्ट लिया, देखा बच्चा इस एरिया में कमजोर है, तो आप उसको बाद में वहां इंप्रूव करा सकते हैं। आप किसी उसको एक्टिविटी कराने लगे, बाद में आप देख सकते हैं कि उसने कैसे सीखा, या उस दौरान भी आप पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग का मतलब कोर्स के दौरान, ड्यूरिंग मतलब क्लास के दौरान नहीं, ठीक है। खेलते खेलते दिवाली कैसे लिख रहे हैं, इनफॉर्मल है। अगर हम बात करें असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, यानी अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन। अगर अधिगम का आकलन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स लर्निंग हो चुकी है उसके बाद, यानी इसका फोकस जजमेंट पे रहेगा। इस पे जजमेंट बेस्ड है ये, वो इंप्रूवमेंट के लिए था, ड्यूरिंग था, ये आफ्टर होगा, और ये जजमेंट के लिए होगा, ये फॉर्मल होगा, इसमें प्रॉपर टेस्ट लिया जाएगा, 3 घंटे की परीक्षा होगी, है ना। क्या है ये अधिगम का आकलन। इतनी बात क्लियर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये प्लान होगा। ये कौन से होते हैं सर, कह सकते हो विकास, नॉन फॉर्मल कह सकते हो उस सेंस में, बट ये जरूरी नहीं है कि हम इसमें इतने ज्यादा खतरनाक खतरनाक वर्ड डालें बिना मतलब। ये आपसे जनरली कभी नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मल होता है कि ये इनफॉर्मल होता है, ये जस्ट आपके समझने के लिए है ना, ये जस्ट आपके समझने के लिए है। बताइए पिंकी। कोई बात नहीं विकास, कौन से वाले के लिए, इसके लिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो फॉर्मली होगा। पेन पेपर टेस्ट समेटिव इवैल्यूएशन का हिस्सा है, ये समेटिव असेसमेंट का, ठीक बात है। अगर हम बात करें तो खाना बना करके आप चख रहे हो अगर, तो बात सही है कि वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, क्योंकि आपने अब फाइनल कर लिया, बन गया खाना, और आपने जांच लिया कैसा बना है। अगर आप बनाते हुए देख रहे हो तो वो
ड्यूरिंग हो जाएगा, और वो ड्यूरिंग मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा कि अभी उसमें इंप्रूवमेंट संभव है और आप फीडबैक के लिए खाना टेस्ट कर रहे हो। आप जजमेंट के लिए खाना टेस्ट कर रहे हो तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। तो ये कोई इसका फाइनल कोई भी एक चीज नहीं कह सकते कि बस एक आंसर ही होता है एक चीज का। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, किस तरह से पूछा है, उस पर डिपेंड करेगा, सारा का सारा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है बात। तो फॉर्मल की अगर हम बात करें, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं ये जजमेंटल है, यानी जजमेंट के बेसिस पे किया जाएगा। जो समेटिव असेसमेंट है उसमें हमने बात की थी फॉर्मेटिव होगा, ये समेटिव होगा। जिसमें जजमेंट की बात की जाती है वो समेटिव ही होता है, ये फीडबैक के लिए नहीं, ये जजमेंट के लिए काम में आता है। समेटिव असेसमेंट का हिस्सा है जो जजमेंट के काम आएगा, जो आपको क्वांटिटी के काम आएगा कि फाइनली आप इतने फर्स्ट आए या लास्ट आए, इसके काम आएगा। ये आपको ग्रेडिंग के काम आएगा एक तरह से। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है? पीआरटी का फाइनल पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। वैसे तो वो एक क्या कहें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का हिस्सा है। थकी हुई भावना थोड़ी सी, बाकी तो सब ठीक है यार, सीरियस का तो सच नहीं है कुछ। ठीक, तो ये बात हुई असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, अधिगम का आकलन की। फिर थर्ड है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग मतलब सीखते समय आकलन या सीखने के रूप में आकलन। सीखने के रूप में या सीखने के साथ आकलन, या रूप में भी कह देते हैं आकलन। ठीक है बात? हाँ सही रहेगी नेहा। अगर हम बात करें तो सीखने के साथ आकलन की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। डायग्नोस्टिक के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि डायग्नोस करनी हो यदि बच्चे की समस्या है तो आप उसको सेल्फ यानी खुद से या फिर पीयर्स के द्वारा, उसके जो साथी समूह है उसके द्वारा। सेल्फ असेसमेंट का ये हिस्सा है कि जब आप बच्चा खुद को ही जांच पाए वो कहां तक पहुंचा, कितना ठीक है। या फिर पीयर असेसमेंट, पीयर होता है साथी समूह। ग्रुप असेसमेंट जिसको हम कह देते हैं, ग्रुप एक्जैक्टली नहीं करेंगे। ग्रुप असेसमेंट ये भी हो सकता है कि टीचर ने असेस किया हो, लेकिन यहाँ टीचर मौजूद नहीं है, उन दोनों में टीचर मौजूद है। यहाँ बच्चा खुद से करेगा और फिर टीचर से जाकर के फीडबैक लेगा। ठीक है बात राजदा? मतलब समूह या साथी समूह में सब एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं। आपने कुछ किया, सामने वाला आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हैं। ठीक, या स्वयं आकलन भी इसको हम कह सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट इसको कह सकते हैं कि बच्चा खुद से जांचे। आपने उसको एक शीट दे दी और उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या क्या है इसमें, उसको कितनी चीजें आती है, तो वो खुद को ही असेस करेगा। खुद से ही जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और खुद से पूछ रहे हैं अच्छा ये इसमें ये था, फिर खुद से एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी दोस्त को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो चीज, वो कह रहा है इसमें ये गड़बड़ बता दी तूने, मतलब आप खुद का ही आकलन कर रहे हैं। ठीक, असेसमेंट एज लर्निंग प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। ये भी फॉर्मेटिव का ही हिस्सा है, डायग्नोसिस के लिए, है ना, बहुत ही अच्छा तरीका है निदान के लिए, निदानात्मक परीक्षण के लिए। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। देखो फॉर लर्निंग में भी टीचर था, ऑफ लर्निंग में भी टीचर है। ये एसए का हिस्सा है, एसए और एफए में अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको। और ये आपका एफए का हिस्सा है, रचनात्मक मूल्यांकन का। इसमें एक्टिविटीज आ सकती हैं, इसमें कोई 3 घंटे का पेन पेपर टेस्ट नहीं होगा, और वहां पर पेन पेपर टेस्ट मस्ट है। ये 3 घंटे का पेन पेपर टेस्ट होगा और ये आपके जजमेंट के लिए किया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात, या कोई दिक्कत हो रही है? हाँ क्लियर है ये बात मुक्ता? रेमेडियल टीचिंग, हाँ असेसमेंट फॉर लर्निंग कह सकते हो। जो टर्म एग्जामिनेशन है वो यहीं आते हैं। टर्म मतलब हाफ ईयरली हुआ या ईयरली हुआ, जहाँ पे आपका टर्म एंड टेस्ट, जहाँ पे आपको जज किया जाए कि इतने % नंबर लाए हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो पीआरटी का एग्जाम हो, चाहे वो कोई और एग्जाम हो, जहाँ पे जजमेंट, जहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात आए, जहाँ पे अभी इंप्रूवमेंट की बात आए, जहाँ पे अभी बात आए इंप्रूवमेंट की। जैसे कोई भी एक आपका इस तरह की चीज हो सकती है जिसमें अभी इंप्रूवमेंट जारी है। कोई आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है छोटा सा, मतलब प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है वो किस तरह का है। अगर छोटा सा है तो वो फॉर लर्निंग में है, अगर वो फाइनल प्रोजेक्ट है आपके किसी ऐसे काम के लिए तो वो ऑफ लर्निंग में है। कोई क्लास का टेस्ट है छोटा सा तो हो सकता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में ही आ जाए। ठीक है ना बात? अभी तो बताया ना डिफरेंस। अगर फॉर, एज और ऑफ की बात कर रहे हो तो सिंपल है, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग। क्लियर है यहां तक की बात समझना? अगर फॉर लर्निंग की मैं बात करूं तो फॉर लर्निंग ड्यूरिंग द कोर्स होगा, ड्यूरिंग द कोर्स। ठीक, फीडबैक के लिए होगा, इंप्रूवमेंट के लिए होगा, डेटा मिल जाएगा आपको यहां से, टीचर भी इन्वॉल्व होगा। ठीक, इसके अलावा ऑफ लर्निंग आपका सबमिटिव है, जजमेंट के लिए होगा, कितने %। ठीक, जजमेंट के लिए होगा। ये डायग्नोस्टिक भी होता है नेचर में, यहां से आप पता भी लगा सकते हो कहां दिक्कत आ रही है। ये सीधा सीधा जजमेंट के लिए है, फाइनल रिजल्ट के लिए है। एज में तो ये तो सेल्फ असेसमेंट है कि बच्चा खुद का ही आकलन खुद करे या उसके पीयर ग्रुप या उसका साथी समूह करे, पीयर ग्रुप या उसका साथी समूह उसका आकलन करे। कराई तो मैंने कही है, यूट्यूब में चार कराए, जैसे इन लर्निंग होता है, एक एट लर्निंग भी होता है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है वो, इसलिए मैंने आज जान करके इंक्लूड नहीं किया कि आपको उतना ही समझाया जाए जितने की जरूरत है। बेवजह कंफ्यूज करके कुछ होना नहीं है। ठीक, अगर इन लर्निंग की बात करोगे तो इन लर्निंग होता है जिस टाइम पे लर्निंग हो रही है उसी टाइम इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी की जाए मतलब जैसे आप किताब पढ़ते हो, एनसीईआरटीज में बहुत ज्यादा होता है, बीच बीच में कोई एक्टिविटी आ गई कि ये करके देख लो, या कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे बीच में, मतलब उसी में इस तरह से इंक्लूडेड है कि आपने पढ़ा, अच्छा देख लिया, क्विज देख लिया, छोटी सी आपने कुछ चैप्टर किया, उसी में क्विज देखी, फिर आगे बढ़ गए उस चैप्टर के। तो ये क्या है, वहीं उसी दौरान जब
टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो इस तरह से कि मतलब आपको पता भी ना लगे कि आपका आकलन हो रहा है, तो वो इन लर्निंग है। ठीक है, तो वो पॉइंटलेस है। फॉर लर्निंग में टीचर होगा, ऑफ लर्निंग में भी टीचर होगा, एज में टीचर एक्टिवली नहीं होता, जब बच्चे को जरूरत पड़ेगी तब आएगा। ठीक है जी। हाँ, इन लर्निंग भी फॉर्मेटिव है, ये भी फॉर्मेटिव है, ये भी फॉर्मेटिव है, ये बस ऐसे का हिस्सा है, ये समेटिव है। बाकी तो ये भी फॉर्मेटिव है, ये भी अपने आप में फॉर्मेटिव है। ठीक, ये अपने आप में कंफ्यूजिंग तब बनते हैं जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और घुमा करके पूछा जाए, तब प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज नहीं होगी। डायग्नोस्टिक कुछ अलग नहीं है, ये फॉर्मेटिव का ही हिस्सा है डायग्नोस्टिक एक तरह से। ये डायग्नोस करने के भी काम आता है, ये कह सकते हैं हम। ये वाला जो एज लर्निंग है, ये डायग्नोस करने, डायग्नोस्टिक अलग से कुछ नहीं है, इन्हीं का हिस्सा है कि पता लग पाए कमी कहाँ रह गई, डायग्नोस कर पाए आप। सिंपल है, क्लियर बात है। अभी एक और चीज हमें समझनी थी, जो कि था समेटिव और फॉर्मेटिव। समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और दूसरी तरफ था समेटिव। फॉर्मेटिव कहते हैं रचनात्मक को। आपने फील्ड ट्रिप करा दी, कोई पेन पेपर की जरूरत इसमें नहीं पड़ती, पढ़ भी सकती है, बट डिपेंड करता है कि उसका फीडबैक क्या आएगा। जैसे आप देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है आपका, एफए होते हैं। एफए, अब तो खैर ये चीजें चेंज हो रही हैं, एफए का जो परसेंटेज है सीसीई में वो है 40%। 4 एफए होते थे आपका, FA1, FA2, FA3, और 30 प्लस करके एसए की परसेंटेज होती है 60%, जो हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम होते हैं। इनको कहते हैं जजमेंटल, ये जजमेंट के लिए होते हैं, जबकि ये फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट के लिए, फीडबैक प्लस इंप्रूवमेंट के लिए एफए लिया जाएगा। चाहे कोई एक्टिविटी कराई जाए, चाहे कोई छोटा मोटा क्लास टेस्ट हो गया या फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, जो एफए टेस्ट होते थे आपके 20-20 नंबर के, वो सब यहीं आएंगे। इतनी बात क्लियर है? बहुत बड़े मुक्ता, इतनी बात हमें सभी को क्लियर है। जहां भी जजमेंट की बात आए, पास फेल की बात आए, तो ऑफ लर्निंग या समेटिव असेसमेंट। एक क्वेश्चन कर लो जिसमें हम लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, ये क्वेश्चन करिएगा। और इवन शुरुआती सालों में मैं भी कंफ्यूज रही हूँ, जब मैंने शुरू ही किया था। ये क्या हो गया इसको? जब मैंने शुरू ही किया था तब मैं भी काफी हद तक कंफ्यूज रही हूँ इसको लेकर के। ठीक है जी, देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रिस्टीना टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप। क्रिस्टीना क्या है? यहाँ पे एक टीचर है जो अपनी क्लास को लेकर के गई है फील्ड ट्रिप के लिए, क्लास को लेकर के गई है फील्ड ट्रिप के लिए। देखिएगा, मैनेज कीजिएगा, इसको ठीक कराएंगे। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, क्रिस्टीना की, तो क्रिस्टीना एक टीचर है। क्रिस्टीना टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप, एक भ्रमण के लिए लेके गई हैं। जैसे दिल्ली दर्शन वगैरह होता है दिल्ली के स्कूल्स में, कहीं कोई अक्षरधाम लेके जा रहे हैं, कभी गोल्डन टेम्पल लेके जा रहे हैं, गोल्डन टेम्पल कहाँ से आ गया, लोटस टेम्पल लेकर के जा रहे हैं, है ना। तो क्रिस्टीना अपनी क्लास को लेके गई है फील्ड ट्रिप के लिए, एंड आफ्टर कमिंग बैक, मतलब क्लासरूम में आने के बाद, फील्ड ट्रिप से आने के बाद, शी डिस्कस्ड द ट्रिप, यानी उन्होंने डिस्कस किया इस ट्रिप को विद हर स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के साथ, कि हमने ये किया था, इसलिए गए थे, ये हुआ था, सारी बातें हुई। इट मे बी कोनोटेटेड एज, इसको हम अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? असेसमेंट इन लर्निंग का अंदाजा लगाएंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर असेसमेंट या लर्निंग ऑफ असेसमेंट। देखो, ये लर्निंग फॉर असेसमेंट और लर्निंग ऑफ असेसमेंट कुछ होता नहीं है, हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग या ऑफ लर्निंग या एज लर्निंग पढ़ा है। ठीक, अब इसमें दो चीजें हैं। अब इसमें सिंपल सा आंसर है, वैसे तो इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी होता, तब भी आंसर यही हम कंसिडर करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग? मतलब अधिगम के लिए आकलन है, कि अभी वो सीख रहे हैं, इंप्रूवमेंट संभव है, वहां से तो आ गए, और ये ड्यूरिंग द कोर्स चल रहा है, बच्चे का जजमेंट नहीं दे रहे हो आप इससे, उसको आप जज नहीं कर लोगे। तो फॉर लर्निंग इसलिए है ये। ऑफ लर्निंग तब होता है जब साल के एंड में आपको नंबर देने थे इस बात पे, तब ये ऑफ लर्निंग होता है, ऐसा सीसीई का मैनुअल कहता है। नहीं तो ज्यादातर किताबों में इसका आंसर हमें ऑफ लर्निंग मिलता है, और इनिशियली मुझे भी यही लगता था कि ऑफ लर्निंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लर्निंग तो खत्म हो गई, जब वो वहां लेकर के गई उसको और वहां से लेकर के आ गई, अगर वहां पूछ रही होती तो वो फॉर लर्निंग हो जाता, क्योंकि चल रहा था। बट चल रहा था का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ट्रिप चल रही थी, पूरे कोर्स के दौरान बात हो रही है, कोर्स तो खत्म नहीं हुआ ना, अभी साल तो चल रहा है ना पूरा। तो वो इंप्रूवमेंट के लिए पूछ रहे हैं कि अभी इसमें इंप्रूवमेंट कहां संभव है। इन लर्निंग तो यदि वहां चल रहा होता तब हम इन लर्निंग कह देते। ठीक, या बच्चे आपस में क्वेश्चन पूछे तो असेसमेंट एज लर्निंग हो जाता। ठीक, इतनी बात क्लियर है? बाकी प्रैक्टिस बैच आएगा, हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, तो और ज्यादा कंफ्यूजन, जो भी क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूजन है ना दुनिया के किसी कोने की आपकी, वो खत्म हो जाएंगे। क्या पूछो खुशबू, बताओ? मैं सिर्फ पेडागॉजी पढ़ाऊंगी रौनक, आने वाले सीटेट बैच में। यार कहाँ तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, अब उम्र हो गई, बहुत पढ़ा लिया 5 साल, अब संन्यास की तरफ जाने की जरूरत है। खैर मजाक कर रही हूँ, मतलब मैं लिमिटेड ही बैचेस पढ़ाऊंगी अब से। चले,
अब एक गुड टेस्ट की डेफिनेशन क्या है ये समझ लेते हैं। व्हाट इज अ गुड टेस्ट? तो गुड टेस्ट की तीन चीजें होती हैं, उसमें तीन खासियत होती हैं गुड टेस्ट में। एक अच्छे टेस्ट की तीन विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो होती है, एक होती है वैलिडिटी। क्या होती है? वैलिडिटी। दूसरी होती है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ये होती है वैधता, वैलिडिटी को वैधता कहते हैं। और तीसरी होती है ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुनिष्ठता। अब इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन जरूर होगी एज फार एज आई अंडरस्टैंड। 1000 क्वेश्चन तो यहीं दे चुकी हूँ मैं आपको, 1000 क्वेश्चन तो मैं यहीं दे चुकी हूँ आपको। देखिए अगर हम बात करें, प्रैक्टिस बैच आ जाएगा 20-25 तक, मैं एक बार कंफर्म करके बताती हूँ। एक बार टीम को बोला हुआ है, वो लोग बताएंगे कि कब शुरू करना है। देखिए एक बार, हम्म देखिए अगर मैं बात करूं, ये वैलिडिटी यानी वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता की, या इसको निष्पक्षता भी कह देते हैं। वैलिडिटी होती है कि जिस उद्देश्य के लिए वो टेस्ट बनाया गया था, क्या उस चीज के लिए वैध है। मतलब डज टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। मतलब टीचर बनाने के लिए टेस्ट लिया गया था और क्वेश्चन डाल दिए सारे मैथमेटिक्स के, मतलब पेडागोजी नहीं पूछी कहीं, तो क्या वो वैलिड नहीं है भाई टेस्ट? जिस उद्देश्य के लिए टेस्ट लिया वो उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा, मतलब वैलिड नहीं है। और अगर बात करें रिलायबिलिटी की, मतलब विश्वसनीयता की, तो जितनी बार उस टेस्ट को जांचा जाए, रिजल्ट सेम आए अलग अलग जगह पे, तब तो हम उसको रिलायबल कहेंगे। भाई आपका वो दोस्त जो आपके हमेशा दिक्कत आने पे हमेशा प्रेजेंट हो जाता है, वो मतलब रिलायबल है, आपकी बात को खुद तक सीमित रख सके, जितनी बार चाहे उतनी बार। मतलब अगर आप अलग अलग सिनेरियो में टेस्ट करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है, 2 दिन बाद लिया, 4 दिन बाद लिया, टेस्ट का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, मतलब तब वो रिलायबल है। तीसरी चीज है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी होती है वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? कौन सा बैच है वो जैसा आपका? कैन 2 और मोर पीपल एडमिनिस्टर द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एंड गेट सिमिलर रिजल्ट्स। यानी अलग अलग लोगों के द्वारा जब उसको चेक किया जाए, या अलग अलग लोगों पे जब उस चीज को अप्लाई किया जाए तो रिजल्ट सेम आए। मतलब ऑब्जेक्टिविटी है ना टेस्ट में, तो सेम नॉलेज के 4 लोगों पे अप्लाई किया, रिजल्ट सेम आया। 4 अलग अलग टीचर्स ने उसको टेस्ट किया, रिजल्ट सेम आया। क्लियर हो गई बात? इतनी बात क्लियर है या नहीं? ये बताओ, ये तीनों बातें क्लियर हो रही हैं आपको या नहीं हो रही हैं? तब तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर इतनी बात क्लियर हो रही है तो ठीक है। खुशबू, स्पेशल 1 में नीट प्लस में बोला था यार 1000 क्वेश्चन के लिए, तो स्पेशल 1 में तो मुश्किल है, चलो देख लेंगे फिर भी। अगर हम बात करें तो हमने बात किया है यहाँ वैलिडिटी की, यानी वैधता की, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति करता है कि नहीं, तो ये हुई वैधता। रिलायबिलिटी है, जितनी बार आप टेस्ट लेते हैं सब कुछ सेम होते हुए रिजल्ट सेम आता है, ठीक। ऑब्जेक्टिविटी हुई, जितने लोगों पे या जितने अलग अलग लोग उसको टेस्ट करें या टेस्ट लें या दें, वो रिजल्ट उसका सेम आए। जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होते, ऐसा थोड़ी कि आप 4 वर्ड बदल दोगे, वहां पे तो आपको पता है कि रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। 100 नंबर का पेपर था, कंसिस्टेंट रिलायबल है। देखो 2 वर्ड याद रख लो यहाँ पे, एक है अगर उद्देश्य यानी गोल, जिस गोल के लिए बनाया गया है वो पूरा करे, फुलफिल करे, गोल फुलफिल करे, तो यानी वैलिड है। रिलायबिलिटी क्या है? कंसिस्टेंट रिजल्ट दे, बार बार सेम रिजल्ट दे, कंसिस्टेंट रिजल्ट दे, अलग अलग लोगों पर कंसिस्टेंट रिजल्ट दे, ऑन डिफरेंट पीपल अगर रिजल्ट कंसिस्टेंट है, और बाय डिफरेंट पीपल यानी अलग अलग एग्जामिनर भी अगर उसको जांचे तब भी रिजल्ट सेम आए, तब वो ऑब्जेक्टिव है। ये 3 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सबको बोला था प्रैक्टिस शीट कुछ तो आएंगी ऑब्वियसली, कुछ तो मिल भी गई है आपको, वो 1000 वाली डलवा देंगे। और बताओ, इतनी बात क्लियर है? हाँ, चलें आगे। बाकी सब भूल जाइए, बाकी बेकार की बातें। अगर आपने इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें याद रखी हुई हैं उनका कोई यूज नहीं है, ये 3 चीजें काफी हैं। अब टेस्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड और एक होते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। एक होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानक परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानक परीक्षण। मानक परीक्षण की यदि हम बात करें, विकास, ईगो है जी, ईगो 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 रखती है लिड। वो क्वेश्चन दोबारा से भेजना, मैंने शायद कभी कराया भी हुआ है। हाँ सही बात है, सतीश कह तो सही रहे हो यार, अब जरूरत पड़ती है तो लेना भी पड़ता है, हॉलीडे ना।
दो ही तो क्लास बची हुई थी यार आपकी। देखो, एक होते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट जिसके दो प्रकार हैं। एक है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इसको इसी नाम से याद रखिएगा हिंदी में भी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ये नॉर्म के लिए होते हैं, ये मान्यता के लिए होते हैं एक तरह से। और दूसरे होते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस होते हैं एक नॉर्म को पूरा करने के लिए। मतलब क्या हुआ, सेम नॉलेज के लोगों का ऑब्जेक्टिविटी का जो रिजल्ट है वो लगभग सेम आएगा, ठीक है निधि। और मेनली वो ये रहता है कि अलग अलग लोगों द्वारा अगर चेक किया जाए तो ऑब्जेक्टिव है वो। तो इसमें एक एक्सटर्नल पार्ट है कि हम कह देते हैं कि ठीक है अलग अलग लोगों पे अलग अलग लोगों के द्वारा अगर लगाया जाए तब भी रिजल्ट सेम आए। डिफरेंट टाइप आप ज्यादा बार भी ले सकते हो ना वो टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस अलग अलग सिनेरियो में ले सकते हो सेम इंसान पे। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वो होते हैं जिसमें एक नॉर्म होता है कि आप फर्स्ट आए सेकंड आए, कोई अंत नहीं है, आप बाकियों से फर्स्ट आए या नहीं आए। मतलब जैसे आप क्या दे रहे हैं, अभी आप में से कई लोग केवीएस देंगे, कई लोग D++ भी देंगे, है ना। अलग अलग एग्जाम आप लोग देते हैं देश भर में, आधी दुनिया एसएससी देती है, मतलब इतनी जनता है भाई एसएससी में, ठीक। तो ये जो लाखों लोग हैं और इनमें से जिनका स्कोर ज्यादा आता है वो मेरिट में आते हैं, ये है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। मतलब धन्यवाद यादव जी। मतलब क्या हुआ, जिसमें एक नॉर्म है, एक मान्यता है कि आप फर्स्ट आएंगे या नहीं आएंगे, आप एक, ये कोई फिक्स नहीं है कि इतने परसेंट पे पास और नौकरी मिल जाएगी, ठीक। तो एक नॉर्म है जिसमें परसेंटेज मैटर करेगी, ठीक। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या है कि जस्ट आपने क्या कर लिया, उसको क्वालिफाई कर लिया और हो गया। जैसे सीटेट एक क्राइटेरिया है, 33% पास हो गए, ये क्या क्राइटेरिया है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ, जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ अपने आप में नॉर्म है कि अलग अलग हर साल अलग अलग मेरिट बनेगी, लेकिन यूजीसी नेट को क्लियर करना जस्ट एक क्राइटेरियन रेफरेंस है। मेरिट बनेगी हर साल चेंज होगी तो वो नॉर्म रेफरेंस है। ये दोनों स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। एक होते हैं मानकीकृत परीक्षण और दूसरे होते हैं अमानकीकृत या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। मानकीकृत परीक्षण वो होते हैं जो आप ज्यादातर पॉपुलेशन पे यूज कर सकते हो, मतलब बड़े स्केल पे ले सकते हो पूरे इंडिया में या फिर ज्यादा लोगों पे। यहाँ ये ग्रुप टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान कम रखा जाता है किसमें, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में। जबकि जो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो होते हैं टीचर मेड टेस्ट या स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ये सब क्या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है। इनमें जरूरी नहीं है लाइब्रेरी पूरी हो, आपकी वैलिडिटी पूरी हो या बाकी जो चीजें हैं वो आपकी पूरी हो, ऑब्जेक्टिविटी पूरी हो, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। कौन से, नॉन स्टैंडर्डाइज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाता है। जबकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट जैसे यूपीएससी है, स्टैंडर्डाइज्ड है। ये सारे टेस्ट जितने भी लिखे हुए हैं, क्राइटेरियन हो चाहे रेफरेंस, ये सब स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। क्लियर है बात। प्रैक्टिस बैच आ जाएगा 20-25 तक। अगर हम बात करें नॉन स्टैंडर्डाइज्ड की, तो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या अमानकीकृत में टीचर मेड टेस्ट, जो क्लास में टीचर टेस्ट ले लेता है, अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चन डाल दिए। जबकि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है वो एकदम परफेक्ट है कि इतने परसेंट इजी आएंगे, इतने परसेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, इतने परसेंट ये होगा, आंसर की पहले से तैयार है, इतनी सारी पॉपुलेशन लगी, कभी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो सत्यपाल जी बताइए, टीचर मेड टेस्ट या स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो सीसी में ही लागू होता है, ये सब नॉन स्टैंडर्डाइज्ड का हिस्सा है। जो टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट है वो भी इसी का हिस्सा है। 6 महीने रखेंगे प्रैक्टिस बैच की जो वैलिडिटी होगी। देखिए क्योंकि क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट बैच में। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी विद्यालय आधारित आकलन, इसको कहते हैं विद्यालय आधारित आकलन। मतलब स्कूल टीचर्स के द्वारा ही, जो स्कूल में टीचर्स हैं, चाहे वो आपका क्लास टीचर हो, सब्जेक्ट टीचर हो, टीचर्स के द्वारा ये टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है जी। अब वही बात तो नहीं समझे ना आप कृतिका, आप कह रहे हैं कट ऑफ निकलता है यूजीसी नेट में भी। हाँ बात तो आपकी सही है, बट इतना तो फिक्स है ना कि इतने परसेंट पे आपका नेट क्लियर हो जाएगा। और उसके लिए जेआरएफ के लिए, एज फार एज आई रिमेंबर, कई साल की बात हो गई, तो जेआरएफ के लिए आपकी फिर ये है कि उससे ऊपर होगा तब, नहीं तो नेट इतने परसेंट चला जाएगा। हो सकता है हर साल वेरी करता हो, अगर वेरी करता है तो फिर वो नॉर्म में आ जाएगा। क्राइटेरियन वो है जहाँ फिक्स्ड है ना। खैर देखिए एक बार, मतलब मेरी बात को कहने का मतलब समझिए, ये नहीं पूछेगा आपसे नेट आता है कि उसमें कौन सा आता है। 15 को ले आए मैम प्लीज, पेपर भी है फिर। अच्छा बात तो सही कह रहे हो यार आप, बट अब 10 दिन में कितना कर लोगे, पेपर तो वैसे भी है ना। हाँ पिंकी, कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ है, मैंने बोला टीम को, उसको ठीक किया जाएगा। जो 4000 एमसीक्यू वाली में ना, कुछ क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन में और आंसर में गड़बड़ है। देखिए एक बार, स्कूल टीचर्स की अगर हम बात करें तो स्कूल टीचर्स के द्वारा लिया जाता है। क्यों, क्या मान्यता है इसके पीछे, कि जो स्कूल टीचर्स हैं वो बेटर जानते हैं अपने बच्चे को, जिसको वो साल भर से देख रहे हैं, बेटर नोज दी कैपेबिलिटीज। एक टीचर नहीं है तो बेटर नो द कैपेबिलिटीज ऑफ देयर स्टूडेंट्स। कौन से, स्कूल टीचर्स, कैपेबिलिटीज ऑफ देयर स्टूडेंट्स। उनको पता है ये बच्चा सुबह से शाम तक मेरे सामने है, इस बच्चे के पेरेंट की डेथ हो गई थी, इस बच्चे के पेरेंट का डिवोर्स हो गया था, इस बच्चे के पेरेंट की नौकरी चली गई थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। ये वैसे अच्छा है, आज परफॉर्म करने में गड़बड़ी है, पूरे साल अच्छा रहता है। ये क्या है, आपके स्कूल वाले टीचर्स को पता होता है, ठीक। मतलब वो अपने बच्चे को, जिसको वो डेली देख रहे हैं, वो सामने है उसके, और वो कंफर्टेबल भी रहता है बच्चे से। जबकि बोर्ड का जब आप पेपर दोगे, वो उसमें उसको नहीं पता कौन टीचर टेस्ट कर रहा है, कौन क्या है, तो वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखा जाता, स्कूल बेस्ड असेसमेंट में रखा जाता है। ये सीसी के तहत लागू हुआ था, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के तहत लागू हुआ था। देखते हैं हम, करा देंगे। तो ये बात हुई विद्यालय आधारित आकलन की, कि इसमें बाहर से एग्जामिनर ना करके स्कूल के टीचर्स ही बच्चे को जांचते हैं।
अब ये सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं, बस ये नाम आपको जानना है। ऑलमोस्ट सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक, कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत जो लगातार चले, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक जिसमें ऑल एस्पेक्ट सभी पक्ष आ जाएं, ठीक। मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब सभी पहलुओं को वो जांच लेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक पहलू। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की यदि हम बात करें तो ये CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सबसे पहले एक कमेटी आई थी 2009 में जिसमें इसकी बात की गई थी कि 9वीं कक्षा से शुरू किया जाए, और 2010-11 से, मैं जब 10th में थी पहली बार लागू हुआ था ये, ठीक। ग्रेडिंग सिस्टम की बात आई थी, आपको याद होगा। इसको 9th 10th के लिए लागू कर दिया गया था, ठीक। वो ग्रेडिंग सिस्टम भी आ गया था और भी कई चीजें इसमें हुई थी। ग्रेडिंग सिस्टम बताइए आपको, 91 से 100 वाले को A1 कहेंगे, फिर 81 से 90 वाले को A2 कहेंगे, ये सारे ग्रेडिंग सिस्टम थे। आजकल इनको परिवर्तित कर दिया गया है वैसे तो, ठीक। तो ये 2010 से 11 के सत्र में लागू हुआ था, 2009 में इसकी बात हुई थी सबसे पहले 9th 10th के लिए, ग्रेडिंग सिस्टम एंड ऑल। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की यदि हम बात करते हैं, मिटा दें, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की यदि हम बात करते हैं तो इसका मतलब है, एक तो जो इवैल्यूएशन है वो साल में एक बार ना होकर के लगातार चलना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे को चीजें CGPA वगैरह आए थे, हाँ, आप लगातार क्या करते हैं, बच्चा लगातार सीख रहा है और आप उसको लगातार आकलन कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव होता है सभी एस्पेक्ट में, मतलब लगातार भी होता है, साल में एक दिन ना हो जिससे डर पैदा हो बच्चे के अंदर। दूसरा, उसके सारे एस्पेक्ट देखो, सिर्फ पेन पेपर में कितना अच्छा है वो नहीं, उसके सारे एस्पेक्ट जांचो। 2 एस्पेक्ट होते हैं वो सारे को अगर हम बात करें, एक होता है स्कोलैस्टिक पक्ष, स्कोलैस्टिक, अब से पहले जो इवैल्यूएशन होता था उसमें सिर्फ नॉलेज का या सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट, सिर्फ संज्ञान, सिर्फ दिमाग का टेस्ट किया जाता था। अब सीसी ने कहा ऑल एस्पेक्ट्स, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के सर्वांगीण विकास को जांचिए। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें उसका संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट, अफेक्टिव यानी उसके इमोशंस, उसका हार्ट दिल से जुड़ पा रहा है या नहीं, और एक्टिविटी यानी उसका तीनों पक्ष आ गए। तो ऑल एस्पेक्ट्स में जांचना और लगातार और सभी एस्पेक्ट में जांचना। तो कॉन्टिन्यूअस का तो मतलब है कि बार बार परीक्षाएं होती रहे अलग अलग तरीके से, बच्चों को पता भी ना लगे, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हम उसको जांच रहे हैं लगातार अलग अलग एक्टिविटी करते हुए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है स्कोलैस्टिक प्लस को स्कोलैस्टिक। को स्कोलैस्टिक का मतलब होता है शैक्षिक प्लस सह शैक्षिक पक्ष, शैक्षिक व सह शैक्षिक। शैक्षिक होता है पेन पेपर से रिलेटेड और सह शैक्षिक होता है आपकी एक्टिविटीज, आपकी डिबेट्स, आपका घूमना फिरना, फील्ड ट्रिप्स, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हुआ पेन पेपर, जो हम टेस्ट ले रहे हैं पेन पेपर पे, स्कोलैस्टिक पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। और अदर एक्टिविटीज जो हैं उसकी और भी क्षमताएं हैं ना, वो व्यवहार कैसा करता है क्लास में, इमोशंस को कैसे अच्छे से कंट्रोल करता है, आर्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, ड्राइंग में है, स्पोर्ट्स में है। जब भी तो हम देखते हैं स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन होता है, क्यों, को स्कोलैस्टिक एरिया है। तो सर्वांगीण, इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे को आप सर्वांगीण रूप से जांच पा रहे हो, होलिस्टिकली उसका आकलन कर पा रहे हो, ठीक है। बात गाल्टन ने बात की थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे सबसे पहले, ठीक है हिमा। तो आप सारे एस्पेक्ट बच्चे के जांच ले रहे हो आजकल। इतनी बात क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही हो तो मुझे बता दो, नहीं हो रही हो तो भी मुझे बता दो। आगे बढ़े, शायद कमेंट्स आपके अब बंद हो जाएंगे। चलो ये भी मैं कल ही करा दूंगी। एक तो टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, छोटा सा टॉपिक है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग, है ना, ये दोनों चीजें कल करा दूंगी। इसमें हल्का हल्का सा आपको समझना है, 15 मिनट में हो जाएंगे दोनों। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका स्कूल मैनेजमेंट, वही रहेगा। चलो फिर टेक केयर। हाँ, ये सब जगह पूछा जाता है ये टॉपिक आपसे, कोई पेपर ऐसा नहीं है जहाँ पूछा जाए।